हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वीडियो पूरा देखो आप, दो पार्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है, 2 लेक्चर। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर है ये। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, इसके पहले जो जस्ट इसके पहले क्या था, हमने अलग मेटल्स को क्या किया था, हमने बर्न करके देखा था। मेटल का बर्न करने में तो उसका ऑक्साइड जो बन रहा है किस तरीके से होता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है उसका, सब अलग अलग तरीके से देखा था। नेक्स्ट रिएक्शन हम मेटल के साथ क्या करने वाले हैं, उनको वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो वाटर में हम क्या देखेंगे, 4 तरह के देखेंगे, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ। तो ये 4 तरीके के रिएक्शन हमें देखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में उन्होंने यही बताया कि अलग अलग आप मेटल ले लो, क्या हो रहा है वो, मतलब आपको रिएक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्टिविटी में बस यही इन्होंने दिया हुआ है। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, कौन सा स्टीम के साथ हो रहा है कौन सा नहीं, तो ये नेक्स्ट एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। मैं वहीं से डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। इसमें क्या किया, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, एक मेटल का सैंपल ले लिया, उसको हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा कि यहाँ से जो भी गैस बनेगा वो कौन सा गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस है। आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा। तो क्या लिखा है इन्होंने, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कि मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड के साथ आपको हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब उसी मेटल के ऑक्साइड को क्या करेंगे, फर्दर वाटर में अगर वो डिजॉल्व हो जा रहा है तो क्या बना देगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। तो पहले बेसिक फॉर्मूला इन्होंने क्या किया, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब इस पहले वाले में आपको हीट करना है तब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जब एक बार हीट कर दिया, मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में बना दिया, तो उस मेटल के ऑक्साइड को वाटर में फिर से डालेंगे तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेटल्स लाइक पोटासियम एंड सोडियम। आपको पोटासियम है, सोडियम है, आपको पता है, ये तो पहले भी आपने देखा, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया। रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मैंने ऐसे लिखा हुआ अलग से मेंशन करके कि ये रिएक्शन जो है वो कोल्ड के लिए है। कोल्ड वाटर इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्जोथर्मिक। कैसा रिएक्शन है ये, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। डेट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ठीक है, यहाँ पे आप पोटासियम को क्या करोगे, वाटर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये लिक्विड है, सॉरी पोटासियम जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, KOH बना देगा। और साथ में जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है, हीट करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो हाइड्रोजन गैस के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, तो यहाँ पे जैसे ही डालोगे, क्योंकि पता है आपको पोटासियम सोडियम ये सब जो चीज़ें रहती है हम इसे खुले में नहीं रख सकते, इसको क्या करते हैं, किरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है। तो आपने जैसे ही बाहर में निकाला तो क्या होगा, उसमें आग पकड़ सकता है। तो यहाँ पे तो सिंपल आपको ये समझना है कि सोडियम और पोटासियम को पानी में डाल दिया तो आग लग जाता है। भी कैसा, तो कोल्ड वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखना है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अब कैल्शियम का वाटर के साथ थोड़ा लेस वायलेंट होता है, मतलब कम हीट इवॉल्व होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसा वाटर लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर से भी चलेगा, नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम प्लस H2O तो CaOH2 प्लस H2। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट लाइन वाला है, पहले भी आपने देखा हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट होने लगेगा, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल।
कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, आप देख सकते हो रिएक्शन में यहाँ पे जो बबल्स बनेगी हाइड्रोजन गैस की, वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा मेटल के साथ, ठीक है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस उस तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट नॉर्मल वाटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का वाटर लिया इन्होंने, कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड कर लो या नॉर्मल के साथ नहीं होता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हॉट वाटर है। टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो यहाँ भी वही होगा, वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन के बबल गैस है वो आपके मेटल के सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने इसका रिएक्शन दिया नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि Mg+H2O करोगे तो MgOH2 बना देगा। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, अब ये जो मेटल्स हैं ये लोग ना तो कोल्ड वाटर, ना तो नॉर्मल वाटर, ना ही हॉट वाटर, ठीक है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। इनका रिएक्शन कैसा है, इधर लिखा भी है मैंने कि स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे। तो एल्युमिनियम प्लस यहाँ पे स्टीम है, देखो गैस के फॉर्म में लिखा है उन्होंने, तो वो कैसा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आयरन का भी सेम वही रिएक्शन दिया है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने देखे, कोल्ड देख लिया, नॉर्मल देख लिया, हॉट देख लिया और स्टीम देख लिया। तो चारों तरह के फॉर्म इन्होंने दिए हुए हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ये लास्ट लाइन पूरी आपको याद रखनी पड़ेगी कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये वाटर के किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं होंगे, चाहे कोल्ड वाटर लो, नॉर्मल लो, हॉट लो, स्टीम लो, कुछ भी लो। तो ये वाटर के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का रिएक्शन अलग अलग स्टेजेस ऑफ वाटर का बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो अब तीसरे टाइप का है ये आपका कि अब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पहले से हमें पता है, ये हमने पहले भी देखा है कि मेटल को एसिड में डाला तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ सारे मेटल्स आपने ले लिए एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम। क्यों बोला एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम, तो आपको पता है कि भाई सोडियम और पोटासियम तो पानी में ही आग लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको छोड़ देना है, कि जाहिर सी बात है समझ में ही गया होगा कि इसको क्यों छोड़ना है, पानी में आग लगा देगा, तो एसिड में तो भाई बहुत खतरनाक हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या बोला कि पुट द, जो भी सैंपल आपने लिया है वो धीरे धीरे करके आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के देखना है कि क्या हो रहा है। सस्पेंड थर्मोमीटर, उसके थर्मोमीटर अंदर डाल देना है कि थर्मोमीटर की आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, किस चीज़ की, उसकी टेम्परेचर की, क्या हो रहा है, बबल्स निकल रहे नहीं, वो आपको देखना है कि कौन से मेटल में फास्ट फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स कितना फास्ट है, क्या उसका रेट है। किसी किसी मेटल में आपको धीरे धीरे बबल निकलेंगे, किसी किसी में जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो इससे ये पता चल, जिसमें धीरे निकल रहे हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, जिसमें फास्ट निकल रहा है बबल्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। विच मेटल्स रिएक्टेड विग्रसली विथ डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, कौन सा मेटल हाइड्रोक्लोरिक से जल्दी रिएक्ट हो जा रहा है, ये सब आपको रिकॉर्ड करना है। तो राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम के लिए बोला है, एल्युमिनियम के लिए बोला है, जिंक एंड आयरन डाइल्यूट सबके लिए बोला है। तो इसके पहले जो भी है मैग्नीशियम का, जिंक का इन्होंने मैंने पहले बताया हुआ है। एल्युमिनियम का मैंने एक लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम का जब HCl के साथ करोगे तो क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आप सारी रिएक्शन देख लो लिख के, आपको लिख पा रहे हो या नहीं। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका बता दूंगा आपको। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, इतना जो भी ये पैराग्राफ दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल, क्या दिया है ये ध्यान में रखना, नॉट इवॉल्व लिखा है तो थोड़ा मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, कि अभी हमने क्या देखा भाई कि जो भी मेटल्स है एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा कौन से एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, वो भी देख लेते हैं ज़रा। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको याद रखना है कि HNO3 क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करने लगेगा। वो क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रो, जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऐसा नहीं है बट जैसे निकलेगा हाइड्रोजन गैस वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलता है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकला
उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा और वो वाटर बन जाएगा, और खुद वो क्या हो जाएगा, जो नाइट्रिक एसिड है रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन जाएगा वो HNO3 खुद क्या बन जाएगा, अपना HNO3 अपना जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को दे देगा वाटर बनाने के लिए, और खुद जो NO3 है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देंगे। अब वो डिपेंड करता है मेटल पे कि कैसा मेटल है, या वो N2O बनेगा कि NO बनेगा कि NO2 बनेगा, ठीक है। बट दो ऐसे मेटल है, ये भी ध्यान में रखना है कि आपका एक मैग्नीशियम है और एक मैंगनीज है, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के नाम भाई बहनी एक तरह से कह सकते हो। ये मैग्नीशियम है, एक मैंगनीज है, रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। कि ये जो दोनों भाई बहन है मैंगनीशियम और मैंगनीज, ये रिएक्ट होंगे HNO3 के साथ, लेकिन उसके लिए आपको वेरी डाइल्यूट, ये वर्ड याद रखना, सिर्फ डाइल्यूट नहीं लिखना है, वेरी डाइल्यूट HNO3 चाहिए, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब क्या बोला इसने, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम के केस में जो आपका बबल्स है बहुत फास्ट निकल रहा है। द रिएक्शन वाज आर ऑल्सो द मोस्ट एक्जोथर्मिक, और इसकी हीट टेम्परेचर जो आपने थर्मामीटर डाला था एक्टिविटी में, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वो हीट हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बताएगा। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा बबल्स और सबसे ज़्यादा हीट होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम कम होगा, फिर उसके बाद ये दिया है जिंक है, फिर आयरन है, ऐसे ऐसे डिक्रीज होते चला जाएगा। अब बात करें कॉपर की, तो कॉपर में नो बबल्स, कॉपर के साथ कुछ भी कर लो, कोई भी एसिड डाल लो, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। दिस शोज डैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि ज़्यादा बबल्स है, ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर एल्युमिनियम की बारी आई है, तो एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव जिंक है, उससे कम रिएक्टिव आयरन है, और कॉपर में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो तो लेस रिएक्टिव ही माना जाएगा। नेक्स्ट डू यू नो में क्या दिया है कि एक्वा रिजिया एक वर्ड है, आपने पहले भी सुना होगा, मतलब लैटिन वर्ड है रॉयल वाटर के लिए। इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड दिया हुआ है तो इसको ध्यान में रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कि एक्वा रिजिया दो एसिड को मिला के बनता है, वो दोनों एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए, और उनका रेशियो क्या होना चाहिए 3:1, मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स चाहिए, जैसे 75% लेना है हाइड्रोक्लोरिक तो 25% लेना है नाइट्रिक एसिड। अब इन दोनों को मिला के जो बनेगा नया फॉर्म, उसको ही नाम है उसका एक्वा रिजिया। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, अब ये नया उसने बोला कि ऐसे नॉर्मली ये अकेले चाहे तो गोल्ड को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों मिल गए तो भाई गोल्ड को भी मेल्ट कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो, अकेले लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो एक्वा रिजिया इज ए हाईली कोरोसिव, ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड है ये चीज़ भी याद रखना है कि ये कैसा लिक्विड है, तो हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है, इस बात को ध्यान में रखना है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे भी। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, जब एक मेटल ले लिया मैंने और एक मेटल का सॉल्ट ले लिया तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी में पहले देखते हैं क्या दिया इन्होंने, टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल, put the copper wire in a solution of iron sulfate and the iron nail in a solution of copper sulfate taken in test tube। तो हमने क्या लिया, एक कॉपर का वायर ले लिया इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, और सॉल्ट मतलब क्या, मेटल आपका कॉपर हो गया और उसका एक सॉल्ट हमने लिया अदर मेटल का, मेल्ट या सॉल्ट है आयरन सल्फेट का, और रिएक्शन करा के देखा तो देखते हैं क्या बोला, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड। तो जाहिर सी बात है आपका कॉपर और आयरन में कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया में लग गया होगा कि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव होगा और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। पूछा भी है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मतलब क्या कर रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को भगा दे रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो रही है। टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से, कि जब एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। कुछ ऐसा भी यहाँ भी समझाया इन लोगों ने, देखते हैं। ये वाला पिक्चर पहले चैप्टर में देखा था आपने डिस्प्लेसमेंट में, वो फेड हो जाता है, ये ब्राउन कलर का आपका नेल हो जाएगा या फेड हो जाएगा। पहले पिक्चर में क्या किया उसने कि कॉपर सल्फेट डाल दिया था, तो आयरन नेल क्या करेगा, तो उसको ये करेगा, आयरन है तो डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये चीज़ याद है कि जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। ठीक है, उसके कंपाउंड से भी हटा देगा उसको, या फिर मोल्टेन फॉर्म में भी रहा तो भी हटा देगा उसको। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन डेट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। अभी तक तो हमें ये पता चल ही गया था कि सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, यानी कि उसको जला के देखा हमने। फिर वाटर के साथ देखा अलग अलग फॉर्म में, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, फिर एसिड के साथ भी देखा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दीज रिएजेंट्स। ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी। लेकिन इससे हमें एक प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है कि हाँ एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया जा सके कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ये प्रॉपर कंक्लूजन नहीं हम पहुँच पा रहे थे। फाइनली हमें एक मिला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यही ज़्यादा बेटर एविडेंस बता रहा है हमें कि जो जिसको डिस्प्लेस कर दिया तो वो भाई ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले से। अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब क्या कहता है, इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेसेस, ये पूरा याद रखिएगा, ये मेटल ए अगर डिस्प्लेस कर रहा मेटल बी को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, कि ए एक मेटल है और बी वाला एक सॉल्यूशन में है, मतलब उसका सॉल्ट के फॉर्म में है, तो ए क्या करेगा, अगर बी को भगा दे रहा है तो इसका मतलब ए आपको ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हो मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, मेटल बी बेचारा भाग गया। विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव, आपको पता चल ही गया कि कौन सा है, तो आयरन है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इनमें इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज समझाया। रिएक्टिविटी सीरीज क्या दिया कि द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो आपको याद है, बुक वाला ही लिखना है अच्छे तरीके से। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, ये भी याद रखना है कि आपने कैसे डिसाइड किया, अगर बाई चांस पूछ दिया तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं ईजिली। द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पे अलग अलग सीरीज दिया है, यहाँ पे ये देखो ये सारे नाम आपको याद रखना है। इसमें बीच में मैंने कार्बन लिखा हुआ है कि जिंक और आयरन के बीच में आप कार्बन जरूर लिख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कार्बन को मेंशन करना जरूरी है। अब ये रिएक्टिविटी याद कैसे करना है, तो आपके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दें, हाँ, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने कैसे करना है, तो पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स के नाम दिए इन्होंने। इनके फर्स्ट लेटर से अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ आपके लिए याद करने का एक यूज है, ये आपने पहले भी कुछ बच्चों को पता भी होगा तो आप याद कर सकते हो जिन्हें नहीं पता है, कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाइस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे क्यूट किसके लिए, ये जो कार्बन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है वो कार्बन के लिए है, तो आप बता सकते हो। पी है तो पोटासियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, फिर उसके बाद सी आ जाएगा बीच में क्योंकि कार्बन है, फिर जेड से जेब्रा, आई से तुम्हारा आयरन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो आप नोट कर लो, आसान रहेगा आपको याद करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज पे तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया इन्होंने। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट होते हैं। In the above activities, you saw the reactions of metals with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया जरूर होगा 9th क्लास में, जैसे 288, 287, 285 हम लोग लिखते हैं ना KLM सेल में, तो ये दिया क्लास 9 के बारे में बोला है। वी लर्न दैट द नोबल गैस। अब ये नोबल गैस क्या है, तो नोबल गैस ऐसे गैसेस होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल
फिल होता है, कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल में आप हीलियम है, नियन है, आर्गन है, देख सकते हो। विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, वैलेंस सेल कहने होता है कि ये जो लास्ट सेल है वो कह सकते हो, उनकी जो भी लास्ट सेल रहेगी। सो ए लिटिल केमिकल एक्टिविटी, उनकी केमिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी में भाग इसीलिए लेते हैं ताकि उनका वैलेंस सेल फिल हो जाए। ठीक है, जैसे किसी के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, और किसी के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि उसका लूज हो जाए। एक रख के क्या करेगा, देखते हैं। इन्होंने भी वैसा ही कुछ लिखा है कि लेट अस हैव लुक द एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नोबल गैस का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, जैसे हीलियम है तो सिर्फ 2 होगा, नियोन का 2 8 होगा, और आर्गन का क्या है तो 2 8 8 हो जाएगा। वी कैन सी डैट ए सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम का कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का 11 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 281। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया उसका। इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इफ़ इट लूज, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपनी स्टेबिलिटी पालेगा। तो इफ़ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल देन इट्स एल शेल, यानी कि सेकेंड वाला जो शेल होगा नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल एंड दैट हैज़ ए स्टेबल ऑक्टेट। मतलब उसके पास टोटल कितने सेल थे, के एल एम, के में उसके 2 थे, एल में उसके 8 थे, और एम में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो अगर वो एम वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पहले जो एल शेल है वही उसका आउटर मोस्ट काउंट होने लगेगा, और आउटर मोस्ट देखा गया तो भाई 8 है तो वो स्टेबल है, हो गया उसका काम खत्म। बस उसको करना क्या कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स। लेकिन अब याद रखिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन नहीं, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। एक 11 था, एक लूज कर दिया तो 10 हो गया। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज अगर की बात की जाए तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए। नहीं समझा, क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है ना, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। गिविंग अस ए सोडियम कटायन, तो इसीलिए वो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, वो सोडियम कटायन बन जाएगा, पॉजिटिव हो चुका है। 1+ का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इधर। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के पास क्या है, तो उसके 287 होते हैं, टोटल 17 है उसका एटॉमिक नंबर, तो 287 हो जाएगा। KLM, तो K में 2 है, L में 8 है, और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको वो 7 तो लूज करने से रहा भाई, वो सोचेगा कोई उसको 1 दे दे तो वो 8 हो जाएगा, अपना 8 पूरा कर लेगा। इसीलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं अलग अलग चीज़ों के। देखो ये लास्ट में आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का आप देख लो यहाँ पे 287 दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम का भी आप देख सकते हो, ये रहा सोडियम, इसका लास्ट में 1 था तो ये 1 लूज कर देगा, एक अकेला रख के क्या करेगा, इसके लास्ट में 7 है तो ये गेन कर लेगा। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, उसको एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, किसको, क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अब यहाँ पे देखो बात आ गई क्या, कि सोडियम को भाई एक लूज करना है और क्लोरीन को एक गेन करना है, तो क्यों ना ये दोनों साथ में मिल जाए। अगर ये साथ में मिल जाए तो इनको दोनों का बात कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ तुमने लूज किया और तुम्हारा लूज वाला मैं गेन कर लेता हूँ, तो आओ हम दोनों मिल जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, वो ये कहना चाहता था कब से, जो फाइनली उसने बताया। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन किया क्या, तो क्लोरीन ने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो जाहिर सी बात है वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो उसके पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे। लेकिन उसने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा 1 से बढ़ गई, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जाहिर सी बात वो नेगेटिव कहलाएगा, उसका शेल भी ऑक्टेट हो गया, पूरा हो गया है। 10
क्लोरीन क्या कहलाएगा, एक अनायन कहलाएगा, और अनायन मतलब निगेटिव, और निगेटिव आयन, तो इसलिए क्लोरीन माइनस है। सिंगल माइनस कहने का मतलब है उसने एक गेन किया है। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन दिख रहा है, गिव एंड टेक रिलेशन है ना, तुम मुझे दे दो और हम दोनों मिल जा रहे हैं, बात खत्म। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, सोडियम का भी उसने समझा दिया है, 281 है, तो सोडियम क्या कर रहा है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो खुद प्लस बन गया, 28 हो गया, वो सोडियम का टायन उसका नाम हो गया, ये सब भी ध्यान में रखना है। क्लोरीन दूसरे तरफ 287 होता था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फाइनली वो बन गया क्या, तो Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण, तो 2888, ये कहलाएगा क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोराइड अनायन, निगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए NaCl का, तो ये ऊपर वाला दोनों आपको समझाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही समझाया, तो आपको ये वाला भी पार्ट समझाना है, ये वाला भी समझाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम के पास आउटर में 1 था, इसलिए 1 दिखाया इसने। क्लोरीन के पास आउटर में 7 है, तो 7 दिखा दिया इसने। और सोडियम इसको क्या कर रहा है, सोडियम लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो इसको एक ही एरो से दिखाया जा सकता है, उसने एरो दिखा दिया। अब ये बन गया क्या, तो Na+ और ये Cl-। तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखाइएगा, डॉट और क्रॉस से, ताकि समझ में आए क्लियरली कि कहाँ पे वो फिट हुआ है। अब सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, क्लोरीन का काउंट कर सकते हो, 7 क्रॉस और एक डॉट है, तो टोटल 8 हो गया। तो इस तरह से हमारा NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव अगर आपस में जुड़ जा रहे हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज ए सोडियम क्लोराइड NaCl। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecules but aggregates of oppositely charged ions। ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल मतलब जैसे ऑक्सीजन हो जाता है O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन हो जाता है H2 के फॉर्म में, तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। बट ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये दो आयंस हैं, कैटायन और अनायन, जो आपस में जुड़े हुए हैं। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब MgCl2 की बारी है, ठीक है। तो MgCl2 में क्या दिया है, तो मैग्नीशियम कितना होता है, तो 282, 12 हो गया, तो 282 लिखेंगे। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, ठीक है, M सेल में, तो वो 2 क्या करेगा, लूज करेगा, दे दिया, लूज कर दिया, तो बन गया 28। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 287 ही था, अभी जस्ट हमने देखा है। तो बाकी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्लोरीन तो बोलेगा मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, लेकिन मैग्नीशियम बोल रहा है कि मैं 2 दे सकता हूँ। तो फिर क्लोरीन बोलेगा ठीक है, टेंशन ना लो, मैं अपने के भाई को बुला लेता हूँ, तो तुम दोनों क्या करना, एक एक इलेक्ट्रॉन हम दोनों को दे देना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, मैग्नीशियम 2 रेडी था देने के लिए, बट क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो उसने अपने एक भाई को बुला लिया। तो इसने इसलिए ये भी खुश, वो दोनों भी खुश, इसने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये बन गया Mg2+। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसलिए 2+। और क्लोरीन क्या बन जाएगा, तो Cl और नीचे 2 लिखा है, ठीक है। Cl देखो माइनस छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर में, इस बात को ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे होल 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने 2 क्लोरीन यूज किया है। तो इसी तरह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ था, ठीक है, द कंपाउंड्स फ्रॉम फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड टू ए नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हमने दोनों केसेस जो देखे, NaCl का या MgCl2 का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। और ये कब होता है, ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में उसने बताया है कि मेटल वाला पॉजिटिव होगा देगा ही, और क्लोरीन वाला लेगा नॉन मेटल। तो इस तरह के कंपाउंड का नाम हो जाता है आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये आयंस में बनते हैं, दोनों आयनिक है ना, अपोजिटली चार्ज थे, इसलिए आयनिक कंपाउंड नाम है इनका। या फिर एक और नाम है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, याद रखिएगा।
तो दो नाम है, आयनिक, आयंस के शेयर हो रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ आयंस का खेल देखा हमने, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है। कैन यू नेम द कटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द MgCl2? तो हाँ, कटायन मतलब क्या, पॉजिटिव, तो Mg2+ है, वो बता ही दिया मैंने। अब क्लोरीन Cl- रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या दिया, टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी में दिया इसने कि सैंपल लिए कुछ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, इनका फिजिकल स्टेट पूछ रहा है, कैसा क्या दिख रहा है वो आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन ए फ्लेम, रिपीट द अदर सैंपल। अलग अलग सैंपल आपको जलाओगे तो अलग अलग उसमें स्मेल निकलेगा, कुछ अच्छे से जलेगा, कुछ नहीं जलेगा, कुछ उसमें से कुछ लिक्विड फॉर्म में निकल सकता है, मेल्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा चार्ड हो जाएगा, मतलब जल जाएंगे। तो ये अलग अलग कलर के बारे में, स्मेल के बारे में पूछ रहा है कि मेल्ट भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो वाटर में डाल के देखो, पेट्रोल में डाल के देखो, किरोसिन में डाल के देखो कि सॉल्यूबल है या नहीं है। तो ये अलग अलग केसेस बता रहा है, ठीक है। अब जैसे वाटर, ये NaCl का है तो NaCl वाटर में होता है, ये नमक आपने डाला ही है, पेट्रोल और किरोसिन में नहीं होगा, क्योंकि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, किरोसिन में ही रखते हैं ना, तो कैसे मेल्ट होने देगा वो। तो ऐसे ऐसे चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और पिक्चर क्या दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देख रहा है कि कौन कौन से सॉल्ट सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मतलब वो जाहिर सी बात है, सॉल्ट सोल्यूशन से पास होगा ना, वो आयंस पे ब्रेक हो जाएंगे, कि आयनिक कंपाउंड ही है ना। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि वो आयन से बने हुए हैं, अगर आयन से बने हुए हैं तो आयंस के ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। कुछ यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं जो ध्यान में रखना है, और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लिथियम क्लोराइड, LiCl, ठीक है। क्योंकि बाकी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब तो चलो ठीक है, आपको पता है। तो ये सब जो थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या दिया है कि अब इसमें कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकाले, जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले वो फिजिकल नेचर के बारे में बात करना चाहता है। क्या बोला उसने कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समव्हाट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि आयोनिक कंपाउंड क्या रहते हैं, सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके बीच में, दोनों जो आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो स्ट्रॉन्ग आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये कैसा होता है, ब्रिटल होते हैं, अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हो जाए, पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी जस्ट टेबल में हमने देखा। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को आपको ब्रेक करना है तो आपको क्या होगा, हाई एनर्जी लगेगी, ठीक है। सॉल्यूबल है क्या, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। तो हाँ, जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज किरोसिन, पेट्रोल में, ये सब में नहीं होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये चीज़ याद रखना है सॉल्युबिलिटी का केस, क्योंकि वाटर में डालोगे तो वो सॉल्यूबल है, तभी तो आपका क्या होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी उसने यही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट करेगा और कैसे करेगा, किस फॉर्म में करेगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो उसके चार्ज पार्टिकल्स पे। आयंस मूव होंगे तो करंट पास हो रहा है, इसका मतलब। और सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, वाटर में डाला तो कंटेंस करेंगे आयंस, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। अब पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ, निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, ठीक है ना। नॉर्मली नमक में आपने वायर लगा दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है। नमक में वायर लगा दो तो कहाँ से कुछ होने वाला है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। लेकिन उसी नमक में थोड़ा सा वाटर डाल दो, तो वो थोड़ा भी वाटर डालोगे तो आयंस उसके ब्रेक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत करंट पास होने लगता है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट में पास होगा, ठीक है। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम। वो जो भी आपको क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हीट के कारण, तो मोल्टेन स्टेट में पास होगा। द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन में तो होता ही हो, तो एक्सपेरिमेंट में ही हमने देख लिया है। तो यही था आपका इस चैप्टर का सिलेबस। इस चैप्टर सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके बाद ध्यान में रखना है, ये देखो मैंने काट दिया है, लिखा भी है टिल एंड नॉट कमिंग, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा लास्ट तक। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही देखना है, अपना देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मार्क करा दूं कि एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मार्क करा दूंगा। कि केमिस्ट्री का जब मेरा पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के मार्क कर दूँगा कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो इससे थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को कि एटलीस्ट बुक का 100% चीज़ें आपको रट्टा होना चाहिए, वो आता रहना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर्स अच्छे से कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं फिजिक्स करने वाला हूँ, केमिस्ट्री के बाद फिर लास्ट में बायो करने वाला हूँ, और ये हमारा 1 महीने में ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ पहले बन चुके हैं, वो अपलोड भी हो गए हैं, और कुछ अभी और बनने वाले हैं, वो फटाफट मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ताकि जो बच्चों का एग्ज़ाम इस साल है वो जल्दी से जल्दी देख सके, समझ सके, ठीक है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ इस लेक्चर से रिकॉर्डिंग रिलेटेड। चलो बाय।